राम राम भाइयों। तो TNW स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो हमने पढ़ा था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। यही पढ़ रहे थे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं। तो पीछे वाले पार्ट में हमने पढ़ा था कि राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 4 भौतिक प्रदेशों की बात करें कि 4 भौतिक प्रदेश कौन से हैं, तो एक तो बताया था मरुस्थल या फिर कह सकते हैं थार का मरुस्थल, या फिर इसका दूसरा नाम ले सकते हैं रेतीला मिट्टी प्रदेश। रेतीला मिट्टी प्रदेश। इसके अलावा हमने 2 नंबर भौतिक प्रदेश पढ़ा था। 1 नंबर मरुस्थल, 2 नंबर पढ़ा था अरावली पर्वत श्रृंखला। तीसरा इसका पूछ ले आपसे कि तीसरा कौन सा है अरावली पर्वत श्रृंखला के अलावा, तो कहोगे कि हाड़ौती प्रदेश, या फिर कह सकते हो इसे दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और 4 नंबर जो भौतिक प्रदेश है उसका नाम है मैदानी प्रदेश, या कह सकते हो कि नदियों द्वारा बहकर लाई गई मिट्टी से निर्मित प्रदेश। तो 4 भौतिक प्रदेश थे। आज हम जो पढ़ेंगे थार का मरुस्थल या रेतीला मिट्टी प्रदेश। तो आज जो है कि थार का मरुस्थल है या रेतीला मिट्टी प्रदेश है, इसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने पीछे वाले पार्ट में पढ़ा होगा थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल कितना है, तो बताओगे 61.11%। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो थार का मरुस्थल विद्यमान है, जो राजस्थान में फैला हुआ है, उसकी बात करें। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में कितना है। राजस्थान में 61.11% थार का मरुस्थल स्थित है। तो आपसे पूछ ले कि इंडिया में कितना है। क्वेश्चन 2 एक आपके सामने होगा, राजस्थान में थार का मरुस्थल कितने प्रतिशत भाग पे फैला हुआ है, 61.11%। दूसरा क्वेश्चन होगा इंडिया में कितना फैला हुआ। इंडिया की बात आ जाए तो इंडिया में आपसे पूछ ले इंडिया में 80% कि 20% हिस्सा इसका पाकिस्तान में, 80% हिस्सा कहाँ है, भारत में। तो 61 या फिर कहें कि 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में जो फैला है वो है थार का मरुस्थल। बात करें इस थार के मरुस्थल की जनसंख्या कितनी रहती है, यहाँ पे जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या रहती है 40%। कि थार के मरुस्थल में या राजस्थान का जो रेतीला प्रदेश है, मिट्टी प्रदेश है, उसमें जनसंख्या 40% रहती है। इस आधार पे बात करें तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है, किस मरुस्थल में रहती है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या किस मरुस्थल में विद्यमान है या कहाँ रहती है, तो कहोगे थार के मरुस्थल में। इसके बाद की बात करेंगे कि इस थार के मरुस्थल को, जैसे बात करें, आपने अगर राजस्थान का मानचित्र देखा होगा तो उस मानचित्र के हिसाब से इसके भागों को आप पढ़ोगे कि जो थार का मरुस्थल है ये इधर वाला फैला हुआ, ये थार का मरुस्थल। 12 जिले आते हैं। पीछे वाले भाग में हमने पढ़ा था, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर, जालौर। इधर बात करें सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, जोधपुर, पाली, ये जो क्षेत्र है ये है मरुस्थल वाला। तो इससे पूछ ले 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार, 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पे थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांट दिया, तो बताओगे 2 कि 25 सेंटीमीटर यहां से इसके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा गुजरती है, इस प्रकार से फैली है 25 सेंटीमीटर। ये जो है वो 25 सेंटीमीटर।
तो इस 25 सेंटीमीटर रेखा ने कितने भागों में बांट दिया? दो। पहला जो इसका भाग है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पे कहोगे शुष्क प्रदेश, और दूसरा जो इसका भाग है अर्ध शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश कि 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पे बात करें थार के मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया। कहने का मतलब इधर का जो भाग आएगा 25 सेंटीमीटर वो आएगा शुष्क, यहाँ पे अर्ध शुष्क है थोड़ा। इसके बाद यहाँ पे बात करें अर्ध शुष्क है। ये जो प्रदेश है इधर वाला 25 सेंटीमीटर के इधर वाला, जैसे पाकिस्तान की तरफ हम जाएंगे इसके पाकिस्तान के पास में तो वो शुष्क होगा, इस तरफ आएंगे तो वो क्या होगा? अर्ध शुष्क होगा। तो कितने आपसे क्वेश्चन पूछ ले 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पे थार के मरुस्थल को कितने भागों में बांटा है? दो भागों में, शुष्क और अर्ध शुष्क। क्वेश्चन पूछ ले एक 25 सेंटीमीटर और एक 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, दो याद रखनी है, एक 25 है एक 50 सेंटीमीटर। पूछ ले कि 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पे राजस्थान को कितने भागों में बांटा है, तो भी दो बताओगे। 25 सेंटीमीटर के आधार पे मरुस्थल को दो भागों में और 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा राजस्थान को दो भागों में। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा यहाँ से गुजरेगी, यहाँ से मरुस्थल के यहाँ से होते हुए, तो इधर वाला पश्चिमी राजस्थान और इधर वाला पूर्वी राजस्थान, तो इसके भी दो भाग होंगे और इसके भी दो भाग होंगे। इसके जो दो भाग होंगे आपसे पूछ ले वो कहोगे आप 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर राजस्थान को दो भागों में बांटा है पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा जो इसका भाग पूछ ले पूर्वी राजस्थान। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन का आंसर दो ही रहेगा, नाम पूछ ले तो वो आपके सामने है 25 शुष्क अर्ध शुष्क, 50 पश्चिमी राजस्थान पूर्वी राजस्थान। अब हम पढ़ेंगे 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर मरुस्थल को जो राजस्थान में विद्यमान है उसको दो भागों में बांटा है, शुष्क और अर्ध शुष्क। पहले पढ़ेंगे शुष्क प्रदेश की शुष्क क्या होता है। हम पढ़ रहे हैं थार के मरुस्थल को, उसके बारे में शुष्क को पढ़ेंगे कि शुष्क प्रदेश के बारे में। तो पहला जो प्रकार है इसका शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर वर्षा के आधार पे। शुष्क प्रदेश की बात करें कि यहाँ पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है, कि 25 सेंटीमीटर से वर्षा जहां कम होगी वो क्षेत्र क्या कहलाएगा? शुष्क प्रदेश कहलाएगा। इससे कम वर्षा होगी वो प्रदेश होता है शुष्क प्रदेश 25 सेंटीमीटर से कम। अब पूछ ले कि शुष्क प्रदेश के क्षेत्र कौन कौन से हैं, कि किस क्षेत्र में विद्यमान है, तो प्रमुख रूप से बात करें बीकानेर। बीकानेर अपना जो जिला है वो शुष्क प्रदेश में आता है। इसके बाद बात करें जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर। जोधपुर के बाद आपसे पूछ ले कि आधा भाग चूरू, दो तिहाई भाग नागौर। ये जो क्षेत्र है वो शुष्क क्षेत्र में आते हैं। शुष्क क्षेत्र बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, आधा भाग चूरू और दो तिहाई भाग नागौर का आता है। कहने का मतलब यहाँ कितनी वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। प्रमुख फसल पूछ ले आपसे कि यहाँ पे प्रमुख फसल पूछ ले। प्रमुख फसल बताओगे बाजरा, खाद्यान्न फसल है, एक ही फसल होती है बाजरा प्रमुख रूप से, वो यहाँ पे। कहने का मतलब 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम हो गई वो शुष्क प्रदेश। जिले आते हैं बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, आधा भाग चूरू, दो तिहाई भाग नागौर, प्रमुख फसल हो गई बाजरा। अब इसमें पूछा जाता है कि शुष्क प्रदेश की बात करें हम, क्षेत्रफल कितना है इसका, तो क्षेत्रफल बताओगे कि शुष्क प्रदेश कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है, तो कहोगे शुष्क जो प्रदेश है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर। कि शुष्क प्रदेश राजस्थान में 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ पे कुछ भाग ऐसे भी हैं जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। जैसे बात करें कि शुष्क होने के कारण यहाँ पे अकाल वुड फॉसिल पार्क,
अकाल वुड पार्क बनाया गया। पूछ ले कि अकाल वुड पार्क कहाँ स्थित है। यह अकाल वुड पार्क है वो शुष्क प्रदेश में स्थित है। और अकाल गांव पूछ ले आपसे, अकाल गांव में स्थित है जोधपुर। कहाँ? जोधपुर। कि जोधपुर का, जैसलमेर जोधपुर की बात करें, जोधपुर का एक अकाल गांव है, वहां पे यहाँ शुष्क क्षेत्र होने के कारण प्राचीन जीवाश्म पाए गए। जीवाश्म, प्राचीन जीवाश्म। आपसे पूछ ले कि राजस्थान में प्राचीन जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं, जीवाश्म विद्यमान कहाँ है, तो कहोगे अकाल गांव। अकाल गांव की बात करें जिस कारण इसका नाम क्या पड़ गया, पाए यहाँ पे जीवाश्म की रक्षा करने के लिए अकाल वुड पार्क नाम में रखा गया। ये जीवाश्म पूछ ले, पेड़ों के प्राचीन अवशेष आपसे पूछ ले कि मिले हैं, ये टर्शियरी काल के। किस काल के? टर्शियरी काल के। आपसे पूछ ले जो प्राचीन पेड़ों के जीवाश्म जो मिले हैं, प्राचीन जो जीवाश्म मिले हैं वो जोधपुर के अकाल गांव में मिले हैं, जिस कारण यहाँ पे अकाल वुड पार्क स्थित है। और टर्शियरी काल के माने जाते हैं। किस काल के? टर्शियरी काल के माने जाते हैं। अब इसमें पूछा जाता है, हमने पढ़ा कि ये 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ अकाल गांव है, जोधपुर में जीवाश्म मिले हैं, टर्शियरी काल के पाए जाते हैं। शुष्क प्रदेश की बात करें, अब शुष्क प्रदेश में पूछा जाता है कि इस क्षेत्र को 25 सेंटीमीटर से वर्षा कम होती है। कुछ स्थान यहाँ पे ऐसे भी हैं जहां पे, कुछ स्थान की बात करें जैसे समगांव, राजस्थान का समगांव है। समगांव की बात करें, सम जैसलमेर, राजस्थान का समगांव जैसलमेर में विद्यमान है। यहाँ पे 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का समगांव 0 सेंटीमीटर, या फिर ये भी आता है कि 0 से लेके 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होने वाला गांव कौन सा है? समगांव जैसलमेर। अब पूछा जाता है कितने दिनों तक होती है यहाँ वर्षा, तो 0 दिनों तक कि दिन पूछ ले कि इस शुष्क क्षेत्र का एक ऐसा गांव है समगांव जैसलमेर, 5 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा राजस्थान में यही होती है, समगांव में 0 दिन। औसत कितना आएगा? 0 दिन औसत पूछ ले। अब पूछा जाता है कि सबसे कम हमने कहा पढ़ी, समगांव जैसलमेर। अब शुष्क प्रदेश की बात करें तो इसमें आएगा बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश, कि जहां पे कोई भी दोहरे नहीं है या टिल्ले नहीं पाए जाते हैं, वो प्रदेश की बात चल रही है। कि शुष्क प्रदेश है जहां वर्षा नहीं होती है, इसका मतलब मरुस्थल है। और मरुस्थल में ऐसा क्षेत्र कौन सा आ गया जहां दोहरे नहीं है, टिल्ले नहीं है, कहने का मतलब मिट्टी नहीं है। ये असंभव सी बात है, लेकिन यहाँ पे आप जाओगे कभी देखोगे तो ये संभव वाली बात लग रही है। संभव की बात करें तो रामगढ़ से लेकर पोखरण तक, रामगढ़ से लेकर पोखरण तक का जो क्षेत्र है अपना, वो बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि शुष्क प्रदेश का या राजस्थान का जो शुष्क मरुस्थल प्रदेश है, इसका ऐसा क्षेत्र कौन सा है जहां क्या पाए जाते हैं? बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश पाए जाते हैं। वो कहोगे रामगढ़ से पोखरण तक बालूका स्तूप क्षेत्र है जहाँ पे कोई भी टिल्ले नहीं है। अब बात आ गई स्तूपों की, तो आपसे पूछ ले स्तूपों के प्रकार, कि स्तूपों के प्रकार, स्तूप कितने प्रकार के होते हैं या मरुस्थल कितने प्रकार के होते हैं, ये पढ़ना है हमें। मुख्य स्तूप की बात करें कि बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ रहे हैं, स्तूपों के प्रकार क्या हैं, जैसे आगे हम पढ़ेंगे कि स्तूप कौन कौन से पाए जाते हैं। तो पहले पढ़ेंगे स्तूपों के प्रकार, जैसे इरग होता है, दूसरा हमादा होता है, तीसरा बालाथल होता है। कि स्तूपों के प्रकार की बात करें, इरग, हमादा, बालाथल, 3 प्रकार हो।
अब पूछा जाता है बालाथल क्या होता है, हमादा क्या होता है और इरग क्या होता है। अब देखो बालाथल की बात करें इसकी कि बालाथल क्या होता है। हम स्तूप के प्रकार पढ़ रहे हैं, मरुस्थल के प्रकार पढ़ रहे हैं। इरक होता है, हमादा होता है और बालाथल होता है। बालाथल जैसे बात करें कि पथरीले क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, पथरीले क्षेत्र में, पथरीला क्षेत्र कि जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी टीला नहीं पाया जाता है या दौरे नहीं पाए जाते हैं, वो होता है बालाथल। समझ में आ गई। कहने का मतलब पथरीला क्षेत्र जो होगा वो होगा बालाथल, जहां पे किसी भी प्रकार का कोई टीला नहीं पाया जाता। जैसे इसका उदाहरण है पोखरण रुणेचा, कभी गए हो वहां पे किसी भी प्रकार की टीले नहीं पाए जाते। दूसरा हमादा, हमादा पूछ ले, रेतीला प्रदेश, रेतीला प्रदेश कि बहुत ज्यादा रेतीला प्रदेश हो जाता है, मतलब बड़े बड़े टीले जहां पे पाए जाते हैं उस मरुस्थल को कहा जाता है हमादा। जहां पे पथरीला क्षेत्र पाया जाता है उसे कहा जाता है बालाथल। और इरग, इरग पूछ ले, रेतीला प्लस में पथरीला कि जहां पे मरुस्थल के दोहरे भी पाए जाएंगे और पथरीला क्षेत्र भी पाया जाएगा। पथरीला क्षेत्र होगा वो होगा इरग। कहने का मतलब दोनों मिश्रित रूप होंगे, हमादा और बालाथल के मिश्रित रूप से जो स्तूप बनेंगे, जो मरुस्थल बनेगा वो इरग कहलाएगा। अब बात आती है हमादा की कि रेतीला प्रदेश, बड़े बड़े इस प्रकार के टीले पाए जाते हैं और आंधियां जब चलती है तो यहाँ पे ये टीले बड़े बड़े हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं और वो होगा हमादा। और पथरीला जो क्षेत्र पाया जाएगा इस प्रकार से जहाँ पे जल रुकेगा वो होगा बालाथल और दोनों का मिश्रित रूप होगा इरग। तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पूछ ले, रामगढ़ से पोखरण, मरुस्थल के प्रकार पूछ ले, इरग, हमादा, बालाथल। बालाथल पथरीला क्षेत्र, हमादा मरुस्थलीय क्षेत्र और इरग दोनों का मिश्रित रूप। अब पूछा जाता है स्तूपों के प्रकार कि स्तूपों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। स्तूपों के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले आता है बरखान, बरखान या अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार, बरखान या अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब होता है आधे चंद्रमा के समान आकृति। किसके समान, इस प्रकार से जो स्तूप बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, अर्धचंद्राकार। कहने का मतलब आधे चंद्रमा की आकृति, कि आधे चंद्रमा की आकृति के जो स्तूप बनेंगे उन्हें कहा जाता है बरखान या अर्धचंद्राकार। दूसरा पूछ ले आपसे अनुदैर्ध्य, दूसरा प्रकार पूछ ले आपसे स्तूप का, पहला बरखान या अर्धचंद्राकार, दूसरा अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य कहने का मतलब है कि जो हवा के सामने बनते हैं, समानांतर। किस प्रकार से, हवा के समानांतर। हवा के समानांतर कहने का मतलब है कि जो किसी को पीठ दिखाते, अपनी स्थानीय भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे लड़ाई दंगा होता है ना, कोई लड़ाई दंगे के लिए आता है तो कोई डर के भाग जाता है, तो वही अनुदैर्ध्य की बात है। क्या कि जो पीठ दिखाते हैं समानांतर, जिस प्रकार से यहाँ से हवा इस तरफ से चल रही है तो ये इस प्रकार से बनेंगे, वो क्या होते हैं, अनुदैर्ध्य। कि अनुदैर्ध्य होते हैं हवा के समानांतर। इसका मतलब ये लंबे व गहरे होते हैं, कि जो अनुदैर्ध्य जो स्तूप होंगे वो लंबे और गहरे होंगे, हवा के झोंके की तरह सामने से चलते हैं, जिस ओर से हवा चलेगी उसी ओर बन जाते हैं। इनमें एक होता है कि जब ये बनते हैं तो कुछ भाग ऐसा होता है कि जहां बीच में जगह बन जाती है गुजरने के लिए। ठीक, कहने का मतलब
इस प्रकार से ये जगह बन गई बीच रन की तरह। ये जो जगह बनती है इसे कहा जाता है गासी। आपसे पूछ ले अनुदैर्ध्य जो स्तूप बनते हैं उनके मध्य जो जगह रहती है या जो रन बनती है उन्हें स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है, गासी। या फिर कहा जाता है कि ऊंटों का कारवा, कि जहां से ऊंटों को निकाला जाता है या गुजरते ऊंट जहां से गुजरते हैं, ऊंटों का कारवा कहां से गुजरता है। क्वेश्चन पूछ ले अनुदैर्ध्य के मध्य में बढ़ने वाले गासी क्षेत्र से या गासी रास्ते से गुजरते हैं, इसलिए ऊंटों का कारवा कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई कि जो मध्य में भाग निम्न रहता है वहां गासी क्षेत्र बनता है, जहां से ऊंटे गुजरते हैं तो उसे ऊंटों का कारवा या काफिला कहा जाता है। तो इसके बाद 3 नंबर, पहला बरखान, दूसरा अनुदैर्ध्य। तीसरा पूछ ले आपसे अनुप्रस्थ, कौन सा बताओगे, अनुप्रस्थ। 3 नंबर जो है इसका प्रकार अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ जो हवा के समकोण पर बनते हैं, कि हवा के सामने, कि हवा के समकोण पे 90 डिग्री के कोण पे जो बनेंगे वो कौन से स्तूप होंगे, अनुप्रस्थ स्तूप होंगे। जाहिर सी बात है कि जो अपना सीना ताने खड़ा रहता है, सामने आने दे मैं सामने खड़ा हूं, वो होंगे अनुप्रस्थ। और कोई पीठ दिखा जाता है वो होते हैं अनुदैर्ध्य, हवा के समकोण पे। जैसे बात करें तो इस प्रकार से हवा के सामने, जिस प्रकार से यहाँ से हवा चल रही है तो उसके सामने बनेंगे वो कौन से होंगे, अनुप्रस्थ स्तूप होते हैं। इसके बाद अनुप्रस्थ स्तूप है विनाशकारी होते हैं। आपसे पूछ ले कि अनुप्रस्थ स्तूप की बात करें तो ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। अब आपसे पूछ ले सर्वाधिक आंधियां लेकर आने वाले होते हैं बरखान या अर्धचंद्राकार। बरखान या अर्धचंद्राकार स्तूप से सर्वाधिक क्या आती है भाई, आंधियां आती है। इसके बाद पैराबोलिक स्तूप। पैराबोलिक स्तूप की बात करें कि बड़ी वनस्पतियों के अवरोध से बनने वाले स्तूप, कि जो बड़ी बड़ी झाड़ियां होती है उनके अवरोध से बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं, पैराबोलिक स्तूप कहलाते हैं। आपसे पूछ ले पैराबोलिक स्तूप क्या होते हैं। जैसे बड़ी बड़ी यहाँ पे बात करें कि ये झाड़ियां हैं यहाँ बनी हुई, इन झाड़ियों के अवरोध से यहाँ हवा के रुकने से जो स्तूप बनेंगे वो कौन से होंगे, पैराबोलिक स्तूप होंगे। तो बड़ी बड़ी वनस्पतियों के अवरोध से रुकने से जो स्तूप बनते हैं वो पैराबोलिक स्तूप होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि वे कौन से स्तूप हैं जो महिलाओं की पिन की आकृति के समान बनते हैं। तो इनकी आकृति पूछ ले आपसे, आकृति। तो महिलाओं के बालों की पिन की आकृति होती है, इनकी आकृति पूछ ले। इसीलिए इसका नाम पड़ा है कि महिलाएं जो अपने बालों में पिन लगाती है उन पिन की आकृति में पैराबोलिक स्तूप बनते हैं, उसी की आकृति के होते हैं पैराबोलिक स्तूप होते हैं। इस कारण इसका नाम क्या पड़ा, पैराबोलिक स्तूप। 5 नंबर पूछ ले आपसे लूनेट स्तूप। 5 नंबर कौन सा है, लूनेट स्तूप। लूनेट स्तूप क्या होता है आपसे पूछ ले। लूनेट स्तूप छोटी वनस्पतियों से बड़ी वनस्पतियों से पैराबोलिक, छोटी वनस्पतियों से के अवरोध से बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं, लूनेट स्तूप कहलाते हैं। लूनेट स्तूप पूछ ले कि छोटी वनस्पतियों के अवरोध से बनने वाले लूनेट स्तूप कहलाते हैं। हमने स्तूपों के प्रकार पढ़े, देखो पहला पढ़ा बरखान या अर्धचंद्राकार जो आधे चंद्रमा के समान होते हैं, अनुदैर्ध्य हवा के समानांतर, अनुप्रस्थ हवा के
समकोण पे बनते हैं, उसके बाद पैराबोलिक, फिर लूनेट। तो ये स्तूपों के प्रकार थे। क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि स्तूप की बात करें कि राजस्थान का वह कौन सा जिला, क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन क्या पूछ ले कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। क्वेश्चन आपके सामने देखो, क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां पर सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। हमने अभी तक ऑप्शन में आपके सामने रखा। 1 नंबर ऑप्शन है जैसलमेर, 2 नंबर ऑप्शन है इसका जोधपुर, 3 नंबर सी बाड़मेर और 4 नंबर डी पूछ ले आपसे बीकानेर कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जहां सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते। तो इसका आंसर होगा, आंसर पूछ ले, सही आंसर जैसलमेर, कि जैसलमेर राजस्थान का ये होगा कि वह जिला है जहां पे सभी प्रकार के स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद इसकी आएगी अस्थायी जिलें। तो अस्थायी जिलों की बात करें कि कौन कौन सी है, जैसे रन या हम टाट कहते हैं, पलाया, खड़ी, बहुत सारी होती है। तो अस्थायी जिलों की बात करें तो वो हम पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक में, और उसका आप जब तक हम कल आपके सामने वीडियो आए उसका, या आज ही आए, जब भी आपको मिले वीडियो, उससे पहले इनको एक बार जितनी भी क्लासें हैं सब्सक्राइब, इसके अलावा शेयर, कमेंट जरूर करें। ये आपके सामने क्वेश्चन आपको जो भी हैं इसी प्रकार के, अगर आपको कोई क्वेश्चन है पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा। तो मैं आशा यही करूंगा कि आपको क्लासें पसंद आती है, और जितनी ज़्यादा आपको पसंद आए उससे ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें।